अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से आज सियासी मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जबकि पीटीआई के वफ़द ने बैरिस्टर गौहर साहब की क़यादत में आईनी तरमीम पर बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुशावरत की। उनकी जानिब से कहा गया कि आईनी तरमीम पर बानी से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल राब्ते में है, आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से हुकूमत और अपोजिशन के वफ़द की मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा? हासिल सी ये हिजान में वफा किया हुआ है पूरी कौम को। और मुझे तो मैं तो पहले दिन से देखें, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी चाहिए थी बहुत अच्छी, यानी बिल्कुल वाज़ेह, और उसमें ये नुकात कौम के सामने पेश हो जाते हैं। उसके बाद डिबेट होती मीडिया पे, बाकी जगहों पे और फोरम्स पे, पार्लियामेंट में, दाएं बाएं, मतलब अदालतों का, पाकिस्तान की अदालतों का तमाम ढांचा हमेशा के लिए उस पर फैसला होने जा रहा है। तो बेशुमार इसमें बार एसोसिएशंस हैं, इसमें बार काउंसिल्स हैं, इसमें मतलब इवन जज साहिबान को बताएं आप, मतलब आप इसमें रिटायर्ड जज साहिबान को शामिल करें इसमें, बल्कि तमाम माशरा आपका इसमें इसका हिस्सा बनता है कि इस मुल्क में अगर अदालतों में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब ये एक मुसवदा है, फिर दूसरा है, फिर वो उसको दे रहे हैं, फिर वो ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, रात को आज ही करवाएं। मतलब मुझे तो ये समझ से मेरे बाहर है। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, जिन्होंने 18वीं तरमीम की थी, यानी उसके वो आप समझें कि उसके पीछे उनका जहन था बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है रज़ा रब्बानी साहब ने। और वो कह रहे हैं कि इस तरह से तरमीम कभी भी नहीं होती है आइन में, और तरमीम मतलब मुस्तकिल, तो वो एक सिस्टम कैसे चलेगा मुल्क का। आप सोचिए ना, पुलिस में अपनी इस्लाहत करनी है तो आप पुलिस ऑफिसर्स को तो लेंगे ना, बल्कि ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को लेंगे बल्कि कानून को, अदालत, बाकी लोगों के पुलिस में रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। किसी भी अदारे के बारे में आपको इतने बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो अवाम को पता ही नहीं है कि क्या होगा, वो तरमीम क्या है। बल्कि खुद बहुत से लोगों को नहीं पता कि कौन सी शिकें किस पे तैयार हो गए, मौलाना साहब किस पे तैयार नहीं हुए, किस पे तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है, पीपल्स पार्टी किस पे तैयार है, किसके ऊपर। वो कई लोगों से बात हुई मेरी, मुस्लिम लीग, उनको पता ही नहीं। उनका बस हमें कहा हुआ है, हमने तो जाना है, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा शाइया, फिर जोराना, फिर रात का खाना, फिर सुबह का खाना, फिर वो एक हिजान में लोग हो पाए। और ये आप देखें ना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक SCO का एक बड़ा ज़बरदस्त समिट हुआ, उसको भूल भुला जिक्र भी नहीं हो रहा कहीं, उससे क्या करना है। इवन IMF के साथ क्या मामला आपके तय होने हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो मैं तो नहीं, जब वो मंजूर होती है तो क्या होगा, नहीं होती है तो क्या होगा, अवाम के लिए उसमें क्या है, मतलब मुझे बताएं ना, अवाम की पब्लिक के लिए क्या है उसमें, क्या होगा। मतलब मंजूर हो जाती है तो क्या सिक्योरिटी मुल्क की ठीक हो जाएगी, सिक्योरिटी क्राइसिस जो आपको सिक्योरिटी क्राइसिस है ना पूरी दुनिया में है, तो आपके मुल्क पे उसके असरात नहीं आएंगे क्या? या कल से सबको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएंगी, या कल से करप्शन खत्म हो जाएगी, कल से क्या होगा? दोनों सूरतों में क्या होगा? तो एक हिजान सा पपा है, और वही पावर गेम, हंगर गेम, वही जो मैं हमेशा बात कहता हूँ, इसका आवाम से कोई ताल्लुक, इशूज़ बहुत संगीन है रियासत को दरपेश। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त इसमें हमारी इंट्रा एलीट फाइट है। ये इंट्रा एलीट मतलब एलीट क्लास लड़ रही है आपस में, इसमें किसी गरीब का कोई स्टेक नहीं है, एलीट की आपस में लड़ाई हो रही है। तो देखते हैं कि कौन सा ग्रुप एलीट, टीम A जीतती है, ये टीम B जीतती है, ये तो बड़ी, लेकिन ये कि इसमें अवाम के लिए क्या चीज़ है वो कुछ नहीं पता। मतलब थाना कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, बाकी लोगों के उनका वो तो किसी खाते में ही नहीं है ना। तो ये बस देखें क्या होता है। अच्छा, अब तो ये इश्यूज तो वही हैं, आपके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और मैंने कल भी बात की थी। अब जाहिर है कि मौका नहीं है, लेकिन जब जितना आप देखते हैं ना आसपास के जो जंगें जारी हैं इस वक्त, जो कि मज़ीद जिसके महाज नए खुलने जा रहे हैं, गालिबन मज़ीद बड़ी जंगें खड़ी हैं, दुनिया खड़ी हुई है, और जंगें जो है माशी भी हैं, सफारती भी हैं, वो प्रॉपर काइनेटिक वॉर। अब इसमें जो है ये मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से, मतलब किस कदर अहम हो गया है सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना।
क्योंकि उसमें इकॉनमी भी सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है और सफारतकारी भी सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है। और सिक्योरिटी जो है, यानी सिक्योरिटी से मुराद ये कि पुलिस, पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पाकिस्तान की नहीं तमाम दुनिया की, और पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तवज्जो ही कहीं और है इस पूरी हमारे अकाबरीन की। तो ये कि किस तरह से आगे जाके जो दुनिया में अचानक जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके बाद तो सारा ही सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ तुलू होगा। तो अफवाज की क्या, किस अंदाज में जंगों की तैयारियां होंगी, किस तरह से फ़ौज, देखिए पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह से अपने आप को, इस वक्त बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। देखिए ना, आपके किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे ट्रेन होंगी, पुलिस कैसे ट्रेन होगी, आपकी इकॉनमी आगे किस तरह से फिनटेक की तरफ जा रही है दुनिया, मतलब किस और क्या कुछ बहुत कुछ होने हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ही तरमीम आ जाए तो इतने पैसे, तो इतने अरब, तो इतने खरब उसको दे दो, तो ये मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती ना। वो कहते हैं ना यार, मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता मुल्क इसके लिए, जैसे बातचीत चल रही है। और वो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें ये नहीं कि फ़ौज का, इसमें फिर आपकी इकॉनमी भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आप इकॉनमी अगर आपकी कमज़ोर है तो सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और फिर ये दुनिया में जो ब्लॉक्स सभी एक नई शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा मुल्क किधर होगा, और जो भी अगली जियो पॉलिटिक्स होगी वो बहरहाल गज़ा से तुलू होगी। और गज़ा में जो हालात हैं वो आज भी वहाँ पे गज़ा में जो है वो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई इसराइल की तरफ से, मज़ीद शहादतें हो रही हैं, और पम्फलेट्स वहाँ पे गिराए गए। और वो पम्फलेट जो हैं उनके ऊपर याहिया सिनवर की जो मैयत है उनकी तस्वीर थी, तो वो जेट तैयारों ने पूरे गज़ा में वो पम्फलेट्स गिराए। लेबनान के साथ जंग जो है वो बढ़ गई है लेबनान के साथ, और वहाँ से जो एक गांव शुमाली इसराइल का जहाँ पे उनका आबाई घर है नेतन्याहू का, वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। वो ज़ाहिर है वहाँ नहीं रहते ना, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। तो एक कशीदा सी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा। और प्रेसिडेंट बाइडन जो बाकी मगरबी ममालिक हैं वो और बाकी दुनिया भी इस वक्त चाह रही है कि सीज़ फायर हो, कोई जंगबंदी का माहिदा हो, कोई अमन की तरफ जाएं, लेकिन ये है कि उसका अभी तक कोई रंग रूप सामने नहीं आया। और उसकी वजह है, और वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि याहिया सिनवर की जगह कौन लेगा। याहिया सिनवर जो हैं उनकी पहले तो ये बात हो रही थी कि वो मोहम्मद सिनवर जो उनके भाई हैं जो कि गज़ा में ही हैं, और वो जो हैं वो उनकी जगह संभालेंगे। लेकिन हमास की तरफ से, हमास के सर्कल्स में ये बात जो है वो अब ज़ेर बहस है कि क्या जो मोहम्मद सिनवर जो हैं वो जगह संभालें, या हमास की जो क़यादत है वो कोई ऐसी शख्सियत संभाले जो कि गज़ा से बाहर हो, ताकि वो एक उसका डिप्लोमेटिक रोल भी होगा, फिर एक मुल्कों के साथ बात करना, ट्रैवल करना, सब कुछ सारा सिलसिला करना, तो बिल्कुल ये हो कि रब्ता ही अगर मुनक़ता हो जाए, और इसराइल तो बिल्कुल वहाँ पे एक मतलब उसकी जाहिरियत तो जारी है, तो वो उस सूरत में ये डिस्कस हो रहा है कि जो हमास की क़यादत है वो किसी ऐसी शख्सियत को दी जाए जो कि गज़ा से बाहर हो। अच्छा, यहाँ पर अब दो नाम यहाँ पे आ रहे हैं सामने, ज़ाहिर है हतमी ऐलान तो, अच्छा एक मोहम्मद दैफ का भी नाम डिस्कस हो रहा है, लेकिन मोहम्मद दैफ जिनके बारे में इसराइल कह चुका है कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमास ने क्लेम नहीं किया, तो उनका नाम, लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि गज़ा या गज़ा से बाहर अगली क़यादत, तो एक नाम जो डिस्कस हो रहा है ज़्यादा, एक तो खालिद मिशाल का हो रहा है। खालिद मिशाल जो है वो ज़ाहिर है कि इस्माइल हानिया से पहले वो कई दहाइयों तक वो सरबराह रहे हैं, पुलिट ब्यूरो को उन्होंने हेड किया। और दूसरा नाम जो है वो खलील अल हया का है। खलील अल हया जो हैं ये नायब इस्माइल हानिया के भी नायब थे, और फिर उसके बाद ये नायब याहिया सिनवर के भी नायब थे। और ये जो हैं ये वो शख्सियत हैं जो तमाम जो मुज़ाकरात सीज़ फायर के होते रहे, तो हम उसमें ज़िक्र करते रहे कि हमास की तरफ से खालिद हया
कतर से इजिप्ट पहुंच गए, इजिप्ट से वो मतलब वो मुज़ाकराती अमल का एक हिस्सा रहे हैं, बहुत अहम। ये वही हैं जो चाइना भी गए, मॉस्को भी गए, जिन्होंने टर्की भी ट्रैवल किया, जो आप समझें कि नायब के तौर पे। और फिर ये जो हैं ये इनका पुराना ताल्लुक़ है, ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। और ये जो हैं ये 2006 का जो इलेक्शन था तो उसमें ये इलेक्ट हो गए थे गज़ा सिटी से, यानी जो गज़ा की पट्टी का जो गज़ा सिटी का इलाका है दरमियान में, वहाँ से ये पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे। तो इनका नाम भी चल रहा है। अच्छा, मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इस एक इशू के, लेकिन ये है कि ये जो हैं आप इस तरह से समझें कि खालिद मिशाल जो है ना, ज़ाहिर है पुराने खालिद मिशाल तो एक उनके ओल्ड गार्ड, ये दोनों ओल्ड गार्ड्स हैं, पुराने हैं दोनों। लेकिन हुआ ये था कि खालिद मिशाल जो है वो एक तवील अरसा उन्होंने गुजारा दमिश्क में। जब उनसे मुलाकात, जब वो उनका इंटरव्यू उन्होंने जो हुआ था इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तो उस वक्त वो दमिश्क में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, दमिश्क के मुज़ाफ़ात में, प्रॉपर दमिश्क में नहीं बल्कि दमिश्क से बाहर। तो वो जो है वो लेकिन फिर ये हुआ, और वो ज़ाहिर है कि उस वक्त वो दमिश्क शाम की हुकूमत के, वो शाम में मौजूद, सीरिया में मौजूद थे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये अरब स्प्रिंग का फितना खड़ा हुआ और ये मुख्तलिफ हंगामे शुरू हो गए मुख्तलिफ मुल्कों में और दाएँ बाएँ, तो वहाँ पर जो खालिद मिशाल हैं वो उन्होंने इजिप्ट छोड़ दिया और वो कतर आ गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो एक मामला ऐसा है जो बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन आप इस तरह से समझें कि खालिद मिशाल जो हैं वो अपने मतलब वो ये था कि क्योंकि बशारुल असद जो हैं, बशारुल असद को खुल के ईरान वहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझें कि इनका ये मौक़िफ़ था कि मतलब ये ज़्यादा अरब ममालिक की तरफ, यूँ समझ लेते हैं खुल के, देन इनका झुकाव ज़्यादा अरब ममालिक की तरफ था। तो ईरान को थोड़ा सा इनके साथ एक इशू बाद में वो क्लियर भी हो गया। लेकिन यह है कि बहरहाल वो इस्माइल हानिया और जो याहिया सिनवर हैं वो निस्बतन ईरान के ज़्यादा इस दौरान करीब आ गए। पहले ये भी बहुत करीब थे, ये गए भी थे ईरान, बहुत दौरे किए इन्होंने ईरान के। लेकिन फिर ये है कि इन्होंने जब ये 2017 में फिर ये अलग हुए और इन्होंने कहा कि मैं अलग हो रहा हूँ, उसमें एक फैक्टर ये भी था। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि ये फैक्टर नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल के लिहाज से वो खालिद मिशाल जो हैं वो उन पर दबाव बहुत है कि आप ये संभालें। ईरान को भी कोई इशू नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये माजी में जब ये अलग हुए थे तो उसके पीछे फैक्टर ये था, लेकिन अब इन पे ईरान को भी इशू नहीं है, इनके ऊपर किसी को भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन ये खुद क्या लेते हैं ओहदा या नहीं लेते। इस्माइल हानिया की जब शहादत हुई थी उसके बाद भी इनसे कहा गया था कि आप ओहदा ले लें, तो इन्होंने कहा था कि मैं बहुत फ़ाल हूँ, मैं रुकन हूँ, लेकिन मैं दोबारा नहीं संभालना चाह रहा। इनके साथ कुछ सेहत के भी प्रॉब्लम थे खालिद मिशाल के साथ। ये वही खालिद मिशाल हैं जिनको जॉर्डन में पॉइजन किया गया था जी। और फिर वही जो हम बता चुके हैं क्लिंटन दौर में सारा। तो दूसरे खलील हया जो हैं वो उनका ताल्लुक़ भी जो है वो गज़ा से है। ये जो हैं खालिद मिशाल ये वेस्ट बैंक से हैं, यानी याहिया सिनवार और इस्माइल हानिया गज़ा से, और ये जो हैं ये इनका ताल्लुक़ मगरबी किनारे से, और ये जो है ज़्यादा यानी जो जॉर्डन के साथ जो मिलता है मगरबी किनारा, वहाँ से इनका ताल्लुक़। तो अब ये नाम दोनों में से या कोई तीसरा नाम जो है वो आएगा, लेकिन नाम को नोटिफाई करना पड़ेगा पहले तो कतर को, क्योंकि कतर में हमास मौजूद है, हमास की क़यादत, और फिर सारी दुनिया के जो मुख्तलिफ जो कैपिटल्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा फ़ौरन हमास को आज या कल में कि भाई ये हमारी अगली क़यादत है, या तो खलील हया हैं या खालिद मिशाल हैं या मोहम्मद सिनवर हैं, उनके भाई कौन हैं, ताकि आगे प्रोसेस बढ़े। हमास की क़यादत मतलब ये जो बात हो रही है कि हमास ख़त्म हो गई है,
तो हमास ने फौरी तौर पे अपनी क़यादत को अनाउंस करना है, ठीक है ना, ताकि वो फिर फैसले करे। वो अच्छा, खलील हया जो हैं ये वो हैं जिन्होंने याह्या सिनवर की शहादत की तस्दीक की थी, और क्योंकि ये नायब हैं, उनके भी नायब, और ये बहुत करीब उनके भी रहे, खालिद मिशाल के भी बड़े करीब है, बड़े बड़े ये पुराने जो है ना उसमें ये सब के, और इस्माइल हानिया के साथ भी बड़े ताल्लुकात इनके, और ये जो मुख्तलिफ दुनिया के दारुल हुकूमत हैं उनमें भी इनको काफ़ी लोग जानते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सीज़ फायर में जो एग्रीमेंट्स हो रहे थे उसमें ये इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब तो ये देखना यह है कि इनमें से कौन सी शख्सियत आने वाले दिनों में, यानी जल्दी अनाउंस करना है, हमास ने अपनी क़यादत को जल्दी अनाउंस करना है, ताकि हमास क्या करने जा रही है ये क्लैरिटी हो जाए और हमास की फिर वो क़यादत की तरफ से बात आए। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि एक तो ये हमास की क़यादत आगे कहाँ जाती है, और हमास ने ये बताना है कि हम अभी तक स्टेक होल्डर, बड़ा अनयूजुअल वाक़या है, एक बड़ा आप समझें कि गैर मामूली बात ये हुई है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं, यानी सदर महमूद अब्बास, जिनको तमाम दुनिया फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तो एक्सेप्ट करती है, महमूद अब्बास को ही, सदर महमूद अब्बास को ही तस्लीम करती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी PLO का एक हिस्सा बन चुकी हुई है, जो मुआहदा हुआ था मॉस्को में और चाइना में कि अब ये PLO के तहत सब काम करेंगे। दोबारा PLO का नाम आएगा, और जब सीज़ फायर होगा, जो बात आगे चल रही, तो PLO का इजलास हुआ है, और PLO के उस इजलास में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी शरीक हुए हैं, वो PLO के भी चेयरमैन है भी इस वक्त, लेकिन उनकी शिरकत जो है वो दो हैसियतों में अनाउंस हुई है। एक ये है कि वो PLO के अंडर होने वाले इजलास में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर महमूद अब्बास हैं वो शरीक हुए, जो कि फतह के भी चेयरमैन है, ज़ाहिर है। लेकिन उसमें जो बात हुई वो एक तो ये है कि ताज़ियत का पैगाम दिया गया, और वहाँ पे फातह ख्वानी हुई याह्या सिनवर के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, जो कि अबू माज़िन, इनके बेटे का नाम ये अबू माज़िन कहलाते रहे। इनके जब ज़ाहिर है कि ये इनकी दूसरी एक शख्सियत, यानी अब तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में है, लेकिन उससे पहले ये अबू माज़िन के नाम से, ये भी बड़े गुरिल्ला टाइप पर्सनैलिटी थी इनकी, ये बड़े जंगजू रहे हैं। तो ये इनके बेटे का नाम माज़िन, उसकी डेथ हो गई 42 साल की उम्र में, लेकिन बहरहाल ये अबू माज़िन के नाम से, जो अगर आप वहाँ जाएँ तो वो इनको महमूद अब्बास कम कहते हैं और इनको अबू माज़िन ज़्यादा कहते हैं, कुनियत के नाम से ज़्यादा याद है। जैसे अबू इब्राहिम जो है वो याह्या सिनवर को बहुत से लोग अबू इब्राहिम, इनके भाई को भी अबू इब्राहिम। तो उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PLO की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, उसमें ये कहा गया, जिसमें महमूद अब्बास जो है सदर महमूद अब्बास ने चेयर किया, ताज़ियत की है उन्होंने, फातह ख्वानी की है, उनके याह्या सिनवर के दर्जात की बुलंदी की दुआ हुई है। और फिर उस इजलास में ये कहा गया है, सदर महमूद अब्बास के अंडर होने वाले इजलास में, कि याह्या सिनवर जो हैं वो फ़लस्तीनी कौम के सबसे बड़े हीरो हैं, और एक अरब दुनिया के बहुत बड़े लीडर, और बहुत बड़ा एक नाम, और बहुत बड़ा एक शख्स जो है वो दुनिया से गया, अरब दुनिया और फ़लस्तीनी कौम का एक हीरो और एक नुमाइंदा है। तो यानी ये सदर महमूद अब्बास की तरफ, ये PLO की तरफ से बात हुई है, और ये माजी हमें पता है कि इकट्ठे भी रहे, फिर अलहदा भी हो गए, सब कुछ। लगे इस मरहले पे ये बात इस्माइल हानिया की जब शहादत, उस वक्त नहीं, लेकिन ये जो वाक़या जिस तरह से याह्या सिनवर की शहादत हुई है, उसके बाद ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से उनके सदर ने PLO के इजलास में नुमाइंदगी करते हुए बात की, जबकि जो तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी एक तवील मुलाकात हुई है हमास के नुमाइंदों से अंकारा में, और उन्होंने वहाँ ताज़ियत की है, और तुर्की की जानिब से भी ये बात की है बाकायदा हमास को कोऑर्डिनेटर। तो एक तो ये मामला, दूसरा जो है वो ये है कि वही मामला
अच्छा, एक छोटा सा पटाखा दोबारा चला दिया इन्होंने एक जहाज़ के ऊपर, ये हूतीज़ ने, ये बताने के लिए कि हमारे पास तो अभी है। तो एक वहाँ से इसराइल के साथ कोई लिंक जहाज़ गुजरा था, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी देर पहले एक मिसाइल फायर कर दिए, ड्रोन दोबारा, कि भाई हम मौजूद हैं। ये मैं समझना कि हमारा असला ख़त्म हो गया। अमेरिका ने कहा था ना कि वो अंडरग्राउंड सारे, तो हूतीज़ ने आज जो जाहिर किया कि है, उनकी तरफ से क्लेम हुआ है, अभी उसको इंडोर्स नहीं किया। जो यहाँ पे मुख्तलिफ, जो जाहिर है कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ उसको फिर इंडोर्स करती हैं, लेकिन हूतीज़ कह रहे हैं कि हमने आज एक शिप को हिट किया, वो शिप साइड पकड़ गया फिर उसके बाद। बहरहाल अब इसमें इशू ये है सारा कि क्या आखिरी दिनों में सीज़ फायर होगा, जिसके लिए पूरी कोशिश अब हो रही है। अमेरिका भी कर रहा है कोशिश और बाकी मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी सीज़ फायर हो, या यह है कि ईरान पर हमला करेगा इसराइल अब भी, क्या इसके इम्कानात हैं? उसकी वजह यह है कि ठीक आज से 2 रोज़ के बाद, यानी 20 और 21 गुजार देते हैं, तो 20 तारीख और 21 तारीख को ईरान के जो सदर हैं वो पहुंच रहे हैं रशिया, और रशिया में वो शरीक होंगे खुद ब्रिक्स के इजलास में। ईरान एक नया मेंबर बन चुका है और पहली दफा ईरान के सदर जो हैं वो ब्रिक्स के इजलास में शरीक होंगे। और ये वो ब्रिक्स का इजलास है जिसमें शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, चाइना के प्रीमियर, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं। अच्छा, और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जैद वो भी आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी उनके वजीर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज एक सवाल हुआ, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो प्रेसिडेंट पुतिन, तो वहाँ पे उनसे अरब न्यूज़ के नुमाइंदे ने सवाल किया कि जनाब ये यूक्रेन और बाकी सारे मामला, क्योंकि पिछले 24 घंटों में एक और वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दोबारा इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ब्रिक्स और ये सारा डॉट्स आपस में जो सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए वो बात आगे पीछे। जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, यूएई, जिसके प्रेसिडेंट जा रहे हैं ब्रिक्स समिट में, यूएई ने 8वीं दफा एक कामयाब डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और वो ये इन्होंने किया है कि दोनों तरफ से इतने टेंस माहौल में, अब कशीदगी देखिए कहां पे खड़ी है, ये होते हैं डिप्लोमेटिक। आप जब यूएई उसमें क्या कमाल का रोल प्ले कर रहा है, कहीं कतर करता है, कहीं यूएई करता है। इनके मुल्क देखें ना, ये मुल्क कैसे, अब यूएई की बात मॉस्को और यूक्रेन एक ही वक्त में, और फिर दरमियान में जब आते हैं, इंतहाई सख्त जंग हो रही है दोनों तरफ से। तो 95 कैदी दोबारा यूक्रेन और जो रशिया है उनके दरमियान तबादला करवाया यूएई ने। यानी ये तादाद जो है ये तकरीबन 190 के करीब बनती है। और ये 8वीं दफ़ा है कि यूएई ने रोल प्ले किया है प्रिजनर्स को दोनों तरफ से जो रिहाई हुई है। अब वो यूएई के सदर जो हैं वो जा रहे हैं रशिया। अच्छा, फिर वापस आ जाएं कि मैं मिडल ईस्ट को भी, क्योंकि ये पूरा एक ही उसमें डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से अरब न्यूज़ के ने सवाल किया, उनसे अरब न्यूज़ ने पूछा कि ये अगली जो समिट है ये कहाँ होनी चाहिए, मतलब कहाँ पर, कौन सा मुल्क ऐसा है मुनासिब जहाँ पर ये आप समझते हैं कि मतलब ज़ाहिर है स्विट्ज़रलैंड और बाकी जगहें तो सारी जो हैं वो ऐसे मुल्क हैं जो कि आप समझें कि जो वेस्ट के करीब हैं। तो और अगर आप चले जाते हैं ज़ाहिर है चाइना, तो फिर वो उधर से एक दूसरा ब्लॉक है चाइना और ये वो सारा। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो जवाब दिया वो 8th स्लाइड, उन्होंने कहा 8th अगर हम दिखा सकें, उन्होंने कहा कि ये सबसे जो मुनासिब जगह है जहाँ पर कहीं बात हो सकती है, वेन्यू है कि अगली पीस टॉक्स का, तो वो सऊदी अरब है। 8th स्लाइड, अरब न्यूज़ को उन्होंने जवाब दे दिया। यानी अच्छा ये जहन में रखें कि यहाँ पर अरब लीग का इजलास हो रहा था, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आ गए थे यूक्रेन से कि अरब लीग रोल प्ले करे।
यहाँ पर इजलास हो रहा था जो अरब लीग का अभी चंद महीने पहले, तो वो तो G7 में पहुंच गए थे, G20 में पहुंच गए, लेकिन वो जाहिर है कि मुल्कों उसमें मगरबी मुल्क ज़्यादा हैं, वो G7 में तो नहीं जा सकते अब प्रेसिडेंट पुतिन या। तो ये जो है ये उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे मुनासिब जगह है, ये मुज़ाकरा सऊदी अरेबिया में हो सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो एक ऐसी जगह हमें नज़र आ रही है कि वहाँ पर शायद प्रेसिडेंट पुतिन ने हामी भर दी, ज़ेलेंस्की तो ना कर ही नहीं सकते। ज़ेलेंस्की तो खुद पहुंचे थे ना, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यहाँ पे अरब जब OIC इसका इजलास हो रहा था, अरब लीग का इजलास हो रहा था, पुतिन ने कहा कि सबसे मुनासिब जगह सऊदी अरेबिया। और उधर UAE ने उस जंग में, ये देखें ये मुल्क इन्वॉल्व, इनकी ये जितना है ना पूरा ये जो वेस्ट एशिया, ये मिडिल ईस्ट, इसमें चाहे ईरान रशिया हो, चाहे वो ये मुल्क आपको वहाँ रोल प्ले, ये सारा एक है। ऑयल प्राइसेस हो, ये सब एक, OPEC प्लस के बाद ये सारी एक हो गए। और ब्रिक्स के बाद रशिया की तरफ से आज उन्होंने कहा कि अगला जो दुनिया का ऑर्डर है या जो भी अगले चंद सालों में पिक्चर बनने जा रही है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे में नहीं बनेगा अगला खाका। ये रशिया की तरफ से कहा गया है। वहाँ चाहे कैमला हैरिस जीते या ट्रम्प जीते, अगला जो नक्शा है वो ब्रिक्स में से निकलेगा। दुनिया किस तरफ जा रही है वो ब्रिक्स तय करेगा, अमेरिकन इलेक्शन तय नहीं करेगा। तो अब ये जो ब्रिक्स का इजलास है ये इसमें अहमियत होगी। अच्छा, अब वहाँ ये देखना है ब्रिक्स समिट में, एक तो ईरान के प्रेसिडेंट वहाँ होंगे। अब ईरान के प्रेसिडेंट वहाँ तो इसराइल पीछे अटैक करेगा। उन्होंने अनाउंस कर दिया मैं तो आ रहा हूँ ब्रिक्स समिट में जी। वहाँ शी जिनपिंग भी हैं, वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, वहाँ पे एम्बेसी भी हैं UAE से। अब देखना यह है कि वहाँ पर किसकी मुलाकात होती है, बायलैटरल समिट क्या होती है, कैसे होती है। और ये मेरा ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट होने जा रही है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की। उन्होंने कहा रशिया का प्रिंसिपल स्टांस है कि दूसरी रियासत तो बने ही बनेगी, और वो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार एंडोर्स किया। अच्छा, तो अब ये है कि अब ये कमिंग डेज के अंदर जो है ये एक तरफ ईरान के सदर, उधर से हूतीस अपनी जगह मौजूद हैं, इधर हमास की लीडरशिप अनाउंस होगी, उधर इसराइल जो है वो ज़रा होल्ड हो गया, उधर ना हमला करेंगे, ये करेंगे, वो अभी तक वो याहिया सिनवर मतलब उधर हमास अनाउंस किसको करती है। हमास ने कहा कि हम भी सीज़ फायर की तरफ, हम भी अभी कोई सीज़ फायर का हमारा भी इरादा नहीं है, हम भी बदला लेंगे। उधर से वो लेबनान के ऊपर, तो एक मेरा ख्याल है या तो जंग फैलेगी या एक जो है ना वो एक सीज़ फायर पैक्ट होगा। उस पैक्ट के नतीजे में इजिप्ट, उसमें लेबनान, उसमें गजा, उसमें ये अरब ममालिक रोल प्ले करेंगे, जाहिर है यूरोप रोल प्ले करेगा, उसमें अमेरिका भी, मतलब चाइना, रशिया। क्योंकि अब कोई तुक नहीं है कि पहली तारीख को जो हमला हुआ था, पहली तारीख को जो इसराइल पे ईरान का हमला हुआ था, तो 20 तारीख को 20 दिन गुजरने के बाद थर्ड मिसाइल भी लगे हुए हैं, तो ये भी लगे हुए हैं, तो वो भी है। तो अब इसराइल जवाब दे रहा है उस हमले का। तो उसके नतीजे में अच्छा ना वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, ये कत्लेआम जारी है फ़लस्तीनियों का, लेबनान का भी जारी है, तो ये तो हल नहीं है जी, ये तो हल नहीं है। तो अब इसमें देखना ये है, अब जरा वक्फा लंबे उसके बाद बात करते हैं कि ये अब इस पूरी पेचीदगी, ये बड़ी मैंने आपसे कहा ना कि डिप्लोमेटिक लेवल, जंग और मैं शी जिनपिंग की मिसाल हमेशा देता हूँ ना, शी जिनपिंग जो है वो आपको नज़र आते हैं ख़ास वो अपने जो है चाइनीज़ ड्रेस में, कभी सूट में, सब कुछ। लेकिन यही शी जिनपिंग जो है ये फिर दूसरी जगह एंटर होते हैं तो ये PLA के फौज के सरबराह भी होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये तो डिप्लोमेसी भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें एक इकोनॉमी भी आपकी और एक ये है कि ये आईनी तरमीम की शिक नंबर पता नहीं 52 के अंदर क्या तब्दीली होगी रात के 12 बजे। अब मैं इस पर क्या मतलब क्या कहा क्या जाए, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मुशावरत हो रही है, अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो क्या तरमीम आज ही मंजूर हो जाएगी? किस में इत्तेफाक राय होगा मुझे तो ये भी नहीं पता।
ये जो अरेंजमेंट है, ये देखें, एक दो पार्टियां हैं ना बड़ी, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक है मुस्लिम लीग नून जी। मुझे बताएं कि इसमें एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी फ्रंट पे है, बिलावल साहब फ्रंट पे हैं, तो शहबाज शरीफ गायब है, मतलब वो कहाँ है? ठीक है ना, वो मतलब एक अजीब सा मामला चल रहा है। वो हुकूमत तो गालिबा मुस्लिम लीग नून की है जी। फाल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और उधर जो है वो मतलब ये क्या, इसके नतीजे में अगर आज ये पेश हुई या नहीं हुई या कल हुई या परसों हुई, तो इसके नतीजे में क्या होगा? देखिए ना, अभी तक तो मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक उसका बेंच होगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा। सुप्रीम कोर्ट उस बेंच को नहीं छेड़ सकेगी, वो ऊपर होगा। फिर उसके मतलब ये कैसे होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक बेंच होगा जो असल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा। तो ये जो है उसको उसकी, और चीफ जस्टिस जो है उसके, और दोनों, वो एक बहुत बड़ी पार्लिमानी कमेटी बनाया करेगी जिसके हर रुकन कुछ अरसे के बाद तब्दील हो जाएंगे। ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट आएगी, वो आ जाएंगे, फिर वो कैसे, तो ये एक अजीब सी बात है। ये तो एक अजीब सी बात है। ये तो ऐसे ही हो गया कि पार्लियामेंट फिर वो बेंच भी खुद ही बनाए, या अदालत जो है वो पार्लिमानी कमेटियाँ बनाने लग जाए। मतलब ये तो बड़ी, ये तो अजीब सा कुछ, मैं ये इसको नहीं समझ पा रहा। मैं इसीलिए जब ये हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या होता है उसमें। लेकिन यह है कि फिर फारूक सत्तार साहब ने एक और, आज मैं तो दहल गया उनका बयान सुन के। उन्होंने कहा कि आज तय हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, वरना अगर आज तय नहीं हुआ तो ऊँट खेमा फाड़ के निकल जाएगा। तो एक दहला देने वाला बयान है। इसको मैं अभी इसको डिसाइफर करने की कोशिश करूंगा प्रोग्राम के बाद। तो बहरहाल ये है कि अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि ये तो एक तो ब्रिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिक्स की पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यानी ब्रिक्स में शामिल मुल्क ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान 90 जो है 95 कैदियों की रिहाई करवाई है। और ब्रिक्स में शामिल मुल्क जो है उसके बारे में पुतिन कह रहे हैं कि ये जो मुल्क है, लेकिन हालांकि सऊदी अरेबिया और यूएई, अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ उनका तो बड़ी बैलेंसिंग उनका वो है, लेकिन उनका ये मुल्क जो है ये ज़बरदस्त है, यहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखना है एक जो पोजीशन क्लैरिटी जिसमें आना ज़रूरी है इस पूरी पिक्चर में, क्योंकि रीजनल है ना पूरा इशू, ग्लोबल रीजनल, वो पोजीशन है इंडिया की। इंडिया की पोजीशन है क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिक्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं ब्रिक्स में। अच्छा, टाइमिंग इसकी इंटरेस्टिंग है, और मैसेज भी है वेस्ट को कि भाई ये एक ब्रिक्स का भी, एक ब्रिक्स का भी है, एससीओ भी है। अभी उनके जयशंकर जी पाकिस्तान आए तो एक बड़ा अच्छा मैसेज गया। तो एक मैसेज वो वेस्ट को भी भेज रहे हैं कि भाई मतलब सितारों से आगे जहां और भी हैं, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मतलब और भी दुनिया में है फोरम। तो टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस दौरान जो है वो बुनियादी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता कि वो किस तरह रीड कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा है कि वो उन्होंने इसको बैलेंस, टाइमिंग्स भी इसकी इंटरेस्टिंग है, ईरान के लिए भी और साथ ही इंडिया के लिए भी। फिर क्या ईरान और इंडिया के दोनों मुल्कों के वजीर आजम और सदूर की आपस में मुलाकात होती है बायलैटरल या नहीं, ये भी इस मौके में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये मैसेज वेस्ट के लिए जा रहा है कि एक मिनट ठहर जाएं, ये क्या, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कनाडा है जी, कनाडा की तरफ से आज ये कहा गया है, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी सफारतकार हैं वो ऑन होल्ड हैं कनाडा में इंडिया के, यानी ऑन नोटिस हैं। यानी ऑन नोटिस है मतलब ये कि वो जाना चाहें तो चले जाएं, मतलब एक मुकम्मल तौर पे एक बहुत बड़ी खलीज जो है वो, ये मैं यहाँ पे 15 स्लाइड में ANI को कोट कर रहा हूँ, रिमेनिंग इंडियन डिप्लोमेट्स क्लियरली ऑन नोटिस। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली जो है ये कह रही हैं, और ये गार्डियन भी खबर दे रहे हैं, इंडियन 14 स्लाइड, इंडियन डिप्लोमेट्स पुट ऑन नोटिस। अच्छा, ये तो ये अब जो है ना ये मामला है बहुत अजब सा मामला। दूसरी जो बात है वो एक और पेचीदगी भी इसमें है। वो पेचीदगी है कि जो विकास यादव हैं जी, उनके जो RAW के ऑफिसर,
जिनका एफबीआई ने कल एक वांटेड के नाम से वांटेड बाय एफबीआई निकाल दिया। पहले तो कोर्ट का संबंध था, कोर्ट ने वारंट निकाले थे ना, वो साथ फिर एफबीआई ने निकाल दिए। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वारंट में और एफबीआई के वारंट में ग्लोबल लेवल पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कह रहे हैं दुनिया में जहाँ भी नज़र आए तो करीबी अमेरिकी सफारत खाने से रब्ता करके बताया जाए इस बंदे का। अब इशू यहाँ पे ये है कि ये जो विकास यादव हैं, ये तो इनको तो अरेस्ट कर लिया था, CC1 को इंडिया ने अरेस्ट कर लिया था, तो ये तो इंडियन पुलिस की कस्टडी में, ये हमने पहले बात की थी। तो अगर ये इंडियन पुलिस की कस्टडी में है तो एफबीआई के नोटिस के बाद क्या इंडिया इनको हैंडओवर या तो होता ना। अच्छा, अब यहां पे डिप्लोमेटिकली एक गुफअप हुए हो ना कि या तो इंडिया कहता हमें पता ही नहीं कौन आदमी है, भाई गायब है कहीं, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने अरेस्ट किया हुआ है। बल्कि आज उनके तकरीबन सारी अखबारों ने ये बात दोबारा कोट की हुई है कि भाई ये तो हमारे पास अरेस्ट हुए थे। ये देखें ना, ये वीक्स आफ्टर, ये 13 स्लाइड में इंडियन एक्सप्रेस से दिखा रहा हूँ, वीक्स आफ्टर यूएस कॉल्ड हिम की कंस्पिरेटर इन पन्नू, पुलिस अरेस्टेड विकास यादव। अच्छा, विकास यादव को पकड़ा किस केस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप जरा इसी खबर की दूसरी स्लाइड देखें। विकास यादव को जो गिरफ्तार किया, जिसको अमेरिका ढूंढ रहा है, टू कॉम्प्लेक्स स्टोरी। वो वहां पे एक रोहिणी के रेजिडेंट ने एक एफआईआर कटवाई और उसने कहा कि ये जो विकास यादव है, इन्होंने कहा कि मैं आईटी कंपनी करता हूँ, अंडर कवर हूँ, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो है वो मेरे दोस्त हैं और ये और वो सारा सब कुछ हुआ। और उसके बाद वो अचानक एक दिन विकास यादव पिछले साल उन साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि मेरे सर की कीमत रख दी गई है और मुझे कोई कत्ल करने जा रहा है, और वो जो कत्ल करने की कीमत रखी गई है वो जो जिसने रखी है वो दुबई में है, तो मुझे कोई मार देगा, और ये बात इंडियन अथॉरिटीज़ को ना बताना, मैं अंडर कवर एजेंट हूँ मगर मेरी जान खतरे में है, आगे पीछे तो ऐसा करोगे। वो किसी जगह मिलने का कहा, एक पता नहीं लौती रोड किसी कौन सी है जगह, एनीवे। अच्छा, तो वहाँ पर मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने वो एफआईआर है, एफआईआर के मुताबिक ये कि वो उन्होंने सोने की चेन मेन और ये वो लेके सारा, अगले दिन पुलिस ने पकड़ लिया। अब उनकी वो सुपारी किसको दी? सुपारी दी लॉरेंस बिश्नॉय को। वो लॉरेंस बिश्नॉय जिसके बारे में कनाडा कह रहे हैं कि ये तो वो गैंगस्टर हैं जिनके थ्रू जो है वो कत्ल करवाते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिख रहनुमाओं का। उसको ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो कंप्लेंट है इसके मुताबिक जो है वो यादव ने कहा कि मुझे लॉरेंस, यानी एक साल पहले के, ये पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा मुझे लॉरेंस बिश्नॉय के तहत जो है वो उसके जरिए कत्ल करवाना है, उसका गैंग मेरे पीछे लगा हुआ है। चूंकि झूठ बोल रहे थे, अगले दिन दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। तो एफआईआर में जो गिरफ्तारी हुई है वो कोई अमेरिका के यानी वो उसमें भी फिर वही लॉरेंस बिश्नॉय का नाम आ रहा है। अच्छा, अब वो पुलिस कस्टडी में मेरे ख्याल से बेल है या क्या हैंडओवर। और एक बात आखिर में, मैं ये बात जो है ना, ये अजब सी बात है और मैं इस पे क्लोज करूंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया 29 फ्लाइट्स अगर हम दिखा सकें, 18 फ्लाइट, एक क्रेजी 29 फ्लाइट्स को थ्रेट आई है कल रात से लेके आज तक। 29 फ्लाइट्स, जिसमें एक विस्तारा एयरलाइन भी है जो कि टाटा ग्रुप, अभी उनके रतन टाटा की जो डेथ हुई उनके साथ, और सिंगापुर एयरलाइंस उनके साथ, तो कोई जा रही थी फ्लाइट फ्रैंकफर्ट, कोई लंदन, कोई आगे भी। 29 फ्लाइट्स में अलर्ट, अनयूजुअल है। अल्लाह ताला खैर करे, इस एक्सट्रीमली अनयूजुअल। यानी ये टोटल फ्लाइट्स बन गई कुछ 70 अगर पिछले चंद दिनों को देखा जाए। ये जो खबर है ये है। अच्छा, मैं सिर्फ इसको क्लोज करने से पहले इंडियन एक्सप्रेस ने सुबह ये कोट किया था 16 स्लाइड के ओवर अ डजन, लेकिन 16 स्लाइड ओवर अ डजन गॉट बॉम्ब थ्रेट्स ऑन फ्राइडे, और विस्तारा दिल्ली फ्लाइट डाइवर्टेड, इधर डाइवर्ट हो गई है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी जो अपडेट किया है तो उन्होंने 29 फ्लाइट डाल दी है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना, कि ये पूरी दुनिया को इस वक्त एक जो एविएशन है, ये एक मुल्क का इशू नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक फ्लाइट लंदन जा रही हो दिल्ली से और लंदन के पास पहुंचे और थ्रेट आ जाए और उसके बाद जर्मनी डाइवर्ट हो जाए फ्रैंकफर्ट, 200, 250, 300 मुसाफिर। ये बड़ा अजीब सा सिलसिला है।
ये ईमेल्स हैं, ये मैसेज है, ये फ़ोन है, ये कंट्रोल टावर पे जाता है, ये उस मुल्क के कंट्रोल टावर पे कॉल जाती है जहाँ वो लैंड होने वाला होता है जहाज़। ये बड़ी अजीब, क्या एक ही तरह के मैसेजेस हैं? तो ये तो एक अजीब सा मजाक हो गया पूरी दुनिया में भाई, और मजाक है, ख़तरनाक मजाक हो गया। सिंगापुर उनके जेट तैयारे उड़ गए, और मतलब ये तो अजीब। और 29 फ्लाइट्स इन 24 आवर्स। जी, तो मेरे ख्याल से ये ग्लोबल, इसको जो है ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे मतलब है कि इसको आज की दुनिया में तो मेरा नहीं ख्याल कि कैच करने में कोई दुश्वारी हो इसमें, कभी कहाँ से ये मैसेजेस आ रहे हैं और एग्जैक्ट उस कंट्रोल टावर पे या उस जहाज़ को अप्रोच करके पायलट को कि बम रखा हुआ, सीरियस इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है वो। तो ये तो बहुत सीरियस इशू है। और मेरा ख्याल है, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक हो गया है, तो इसको देखना ज़रूरी है सारी दुनिया के लिए कि इससे पहले कोई वाक़या पेश आया। आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, उसमें खुदा ना खास्ता वाकई कोई वाक़या सानिया पेश आ जाए, और हो कैसे रहा है, मैं इससे समझने से कासिर हूँ। तो देखिए, बहरहाल ये बड़ा अगले चंद दिन बड़े इवेंटफुल हैं, और उसमें ये पाकिस्तान के अंदर तो मैन मेड क्राइसिस है, देखें किस तरफ जाके ख़त्म होता है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फारूक सत्तार साहब ने कह दिया ना कि ऊँट जो है वो खेमा फाड़ के बाहर आ जाएगा किसी करवट नहीं बैठा तो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे ऊँट की कोई सीधी नहीं है कल। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उसमें रसलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।